बच्चों, हम आज कर रहे हैं आपके सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर आउट किया है स्टैंडर्ड का, आपके मैथ्स के स्टैंडर्ड का, जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई हर बार ही आउट करती है दिवाली से पहले। सो हमने ऑलरेडी बेसिक कर लिया है और बेसिक में हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जो हमने चैप्टर्स अभी भी नहीं चलाए हैं। सो उनमें से हमने थोड़े से क्वेश्चंस छोड़े हैं, पर हम आज कर रहे हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10 सेशन 2020-21 सब्जेक्ट आपका मैथ्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो जनरल क्वेश्चंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि पार्ट ए पार्ट बी है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, और दोनों में इंटरनल चॉइसेस हैं। पार्ट ए में 3 सेक्शंस हैं, 1 और 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क ईच है, और 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस हैं जो कि केस स्टडी के हैं, और हर केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स हैं, और आपको उसमें से 5 में से 4 का ही आंसर करना है। पार्ट बी में क्वेश्चन 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स, 34 से 36 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स। और इंटरनल चॉइस किस किस में दी हुई है? 2 क्वेश्चंस में दी हुई है 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 3 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन में 5 मार्क्स के। ठीक है, सो ये सब आपको इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। सो पार्ट ए में क्वेश्चन 1, ठीक है, जिसमें पार्ट ए में सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में फर्स्ट नंबर, ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, फर्स्ट वाले में दी है। सो हम चालू करते हैं पार्ट ए सेक्शन 1। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पार्ट ए में सेक्शन 1 में? फर्स्ट नंबर, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 HCF एक्स वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड LCM एक्स वाई। ठीक है, आपको एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो पार्ट ए सेक्शन 1। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर करना है आपको। देखो एक्स वाई 180 दिया हुआ है, HCF एक्स वाई आपको 3 है, तो आपको LCM एक्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे? सो आंसर 1 मार्क का ही है। ठीक है, सो आपका HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF क्या है? 3, LCM क्या है? फाइंड करना है, और XY क्या है? XY है 180। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 3 है। सो क्या करेंगे? 3 हो जाएगा डिवाइड, LCM को अकेला बनाएंगे। सो 3 डिवाइड में आया, कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा, 3 6 जा 18, 0 का 0। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर है हमारा 60। ठीक है, वैसा ही हम करेंगे अभी सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर भी बहुत ज़्यादा, सॉरी, इसका और वाला भी हम सॉल्व करेंगे, और पूछा है, सो और वाला भी कर लेते हैं। सो और में क्या पूछा है? एग्जाम में तो आपको एक ही करना रहेगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2⁻1 मल्टीप्लाई 5⁴ विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ देखो, ये जो है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है, ये P/Q के फॉर्म में है, और कभी भी Q में जो कौन सा फॉर्म होता है? 2⁻n 5⁻m। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि ये टर्मिनेट कब होगा। सो याद रखो, टर्मिनेट कब होता है? देखो 2⁻n 5⁻m मैक्सिमम पावर किसका है? 1 का 2 का है कि 5 का है? 5 का मैक्सिमम पावर है, क्या है? 4। सो क्या लिखोगे? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। सिंपल है कि भाई जो Q है 2⁻n 5⁻m के फॉर्म में है, और जिसका पावर बड़ा, उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो और का आंसर भी लिख लेते हैं। The decimal representation
will terminate after 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया 1 मार्क का। अब सेकेंड, टोटल 16 सॉल्व करने हैं हमें ऐसे। सेकेंड है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है सम ऑफ द जीरोज, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 3, तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे बच्चों? तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा जीरोज होते हैं, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 3, ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - kx + 6। ठीक है, सो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c के साथ। ठीक है, सो a क्या होगा 3, b क्या होगा -k और c क्या होगा 6। ठीक है, c क्या होगा 6। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अच्छा b क्या है हमारा -k, सो माइनस पहले से है ही, सो -k अपॉन a क्या दिया हुआ है, a है 3। ठीक है, a है 3, सो यहाँ 3 लिखेंगे। सो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू -+ ठीक है, सो k/3। सो देयरफॉर 3 डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 3 × 3 इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर 9 इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 9। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 2। सो सेकेंड का 1 मार्क का आंसर ये है। बच्चों क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + y इज इक्वल टू 0 एंड 6x + ky इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। मतलब k की किस वैल्यू के लिए इन दो लीनियर इक्वेशंस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सो ये है आपका क्वेश्चन चैप्टर 3 में से, चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं। सो इसके लिए आपको ये आपकी NCERT में पेज 59 पे ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है कंडीशन, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशन होती है। सो हमें यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन को यूज़ करना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन यूज़ करनी है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कंडीशन। बच्चों तो हम करते हैं अभी 3rd नंबर। सो अभी मैंने आपको दिखाया कि जब इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन तो क्या क्राइटेरिया रहता है। एक और चीज़, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है वो कौन से फॉर्म में होती हैं, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशंस इस फॉर्म में होती हैं। और जब इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, जब इक्वेशन में जब सॉल्यूशन नहीं होता है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सो कंडीशन क्या रहती है, मैंने आपको वो भी दिखा दिया। सो कंडीशन रहती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ये होती है कंडीशन। सो ये तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताया। अब फाइनली क्वेश्चन है हमारा कि भाई ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है। सो क्वेश्चन है 3x + y इज इक्वल टू 3 और 6x + ky इज इक्वल टू 8।
सो देखो मुझे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है, तो कैसे करूँगी 3x प्लस वाई, ठीक है 3 उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, और ये सेम इधर 6x प्लस के वाई, सो 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 है, 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो जब आप इसको कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सो आपका a1 क्या है, a1 होगा 3, b1 क्या होगा b1, y के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1, c1 क्या होगा -3, ठीक है। सेम यहाँ पे a2 क्या होगा 6, b2 क्या होगा k और c2 क्या होगा -8, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सो इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सो इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो देयरफॉर a1 क्या है, a1 है 3 अपॉन 6, 1 अपॉन k, देखो 3 अपॉन 6 1 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन -8। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए जो है भाई इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सो किस वैल्यू के लिए होगा, सो सिंपली वो नॉट इक्वल के लिए नहीं, k की किस वैल्यू के लिए, सो हम ये इतना पार्ट कंसीडर करेंगे, सो देयरफॉर 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, ठीक है। k को अकेला बनाओ, सो देखो यहाँ पे कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, सो देयरफॉर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, सो k क्या होगा, k इधर जाएगा 2 उधर, सो देयरफॉर 1 k जा k, 1 2 जा 2, सो k इज इक्वल टू 2, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, सो फॉर k इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर डज नॉट होता मतलब विच फॉर भाई किस वैल्यू की k के लिए नहीं होता तो आप नॉट इक्वल यूज करते, उसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो उसके लिए आपने इक्वल वाला पार्ट यूज किया, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड नंबर। बच्चों फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर है if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400 form linear equations, मतलब इस लाइन को पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाओ और इस लाइन को पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाओ टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को दिखाती हुई 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएं। सो कैसे बनाएंगे, सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इक्वेशंस सेटअप करेंगे। सो बच्चों फोर्थ नंबर देखते हैं आंसर, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इज रुपीज x, कॉस्ट ऑफ टेबल इज रुपीज y, ठीक है। सो पहली इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 1500, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे, चेयर क्या है x है, सो 3x एंड का मतलब प्लस 1 टेबल है, सो 1 टेबल मतलब 1y, ठीक है। सो 1y कॉस्ट मतलब इक्वल टू रुपीज 1500, ठीक है। मतलब क्या बना फॉर्मूला, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500, सो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। कह रहा है कि इनको लीनियर इक्वेशंस बनाओ। फिर दूसरा है 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 2400, ठीक है। सो 6 चेयर्स है 6x एंड मतलब प्लस 1y इज इक्वल टू रुपीज 2400 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड, ठीक है। सो ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारी फॉर्म लीनियर इक्वेशंस, तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज 0, इसमें से कौन सा टर्म
ज़ीरो है। ठीक है, सो अभी अभी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चलाया था आपको, सो उसी का ही सम आया है। सो फिफ्थ नंबर, विच टर्म ऑफ द AP इज ज़ीरो। सो फिफ्थ नंबर, सो विच टर्म का मतलब n फाइंड करने बोल रहा है आपको। ठीक है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो विच टर्म मतलब n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हुआ। सो AP क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है आपको 27, 24, 21 डॉट डॉट डॉट। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज ज़ीरो। इसमें से कौन सा टर्म ज़ीरो है। सो AN इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसमें से कौन सा टर्म ज़ीरो है। सो यहाँ देखो 27, 24, 21 ये AP है। ठीक है, सो A इज इक्वल टू 27 है, फर्स्ट टर्म आपका 27 है। D क्या होगा, D होगा A2 माइनस A1। सो 24 माइनस 27। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 27 में से 24 गया तो कितना बचा, 3। तो 27 बड़ा है, साइन बढ़ेगी -3। सो D इज इक्वल टू -3। D इज इक्वल टू -3। ठीक है, सो ये A है। अच्छा, अब यहाँ देखो आपको n फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करोगे। सो यहाँ देखो आपका है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो AN क्या है, ज़ीरो है, A क्या है 27 है, प्लस n माइनस 1, D क्या है -3 है। ठीक है, सो देयरफॉर 27 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 0 माइनस 27 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। ठीक है, सो 0 माइनस 27 क्या होगा, -27 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। -3 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। सो -27 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 9 जा। So 9 is equal to n minus 1. So therefore 9 is equal to n minus 1. -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1. So 9 plus 1 is equal to n. So n is equal to क्या हो जाएगा, 10. So therefore n is equal to 10. ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 10। कैसे आई, सिंपली इसको सॉल्व किया आपने। an ये nth टर्म की, तो मतलब पूरे चैप्टर में जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कराया था, पूरे चैप्टर में ये एक ही वैल्यू है जो चल रही, मतलब एक ही फॉर्मूला चली, बहुत चली। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो A फर्स्ट टर्म होता है, D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n की वैल्यू आपने फाइंड की। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसी के सामने इन्होंने इंटरनल आंसर, इंटरनल क्वेश्चन चॉइस दिया है आपको। सो क्या है क्वेश्चन है, in an arithmetic progression if D is equal to -4, n is equal to 7, an is equal to 4, then find A। क्वेश्चन क्या है कि भाई D अगर -4 है, n 7 है, an 4 है, तो A फाइंड करो। कैसे करेंगे, सो हम लोग फिर से यही nth टर्म वाला फॉर्मूला, ये तो बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है, सिंपली nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करो और आंसर फाइंड करो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सो वी विल बी डूइंग और ऑफ फिफ्थ। सो बहुत सुपर इजी क्वेश्चन, आई सेड बिफोर। D इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, फाइंड A। ठीक है, सो जस्ट an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो व्हाट्स अवर an क्या है हमारा, सो an इज 4, व्हाट इज A इज, फाइंड करना है हमें, n इज 7 माइनस 1, D है -4। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, A को आपको अकेला बनाना है। सो 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा, 6 और -4। ठीक है, सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू A, 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस तो -24। सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू A प्लस माइनस -24। ठीक है, सो देयरफॉर -24 उधर जाएगा तो +24, 4 + 24 इज इक्वल टू A। सो देयरफॉर 28, 24 और 4, 24, 25, 26, 27, 28। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 28। सो द आंसर इज A इज इक्वल टू 28। बच्चों 6th नंबर देख लो। 6th नंबर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगेन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कौन सी इक्वेशन के लिए के फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। सो देखो ये भी एक क्वेश्चन था कि इक्वेशन इक्वल रूट्स कब होते हैं। सो b² - 4ac = 0 होता है, तो इक्वेशन है इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, उसकी कंडीशन ये होती है। सो 6th नंबर, ठीक है। सो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन कौन सी दी हुई है, 9x² + 6kx + 4 = 0। ठीक है, सो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, सो इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, सो b² - 4ac = 0 होता है। इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ देखो a क्या है आपका, a है 9, ठीक है, x² का कोऑर्डिनेट। b क्या है आपका, x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 6k, और c क्या है 4। ठीक है, सो b क्या है, b है 6k, सो देयरफॉर 6k - 4। a क्या है 9, c क्या है 4। ठीक है, सो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर 36, k का स्क्वायर k² माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 = 0। सो देयरफॉर 36 k² = -144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +144। k² को अकेला बनाएंगे, सो 36 मतलब k² की वैल्यू फाइंड करनी है। सो k² के साथ 36 है जो कि मल्टीप्लाई में सामने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो k² = 144/36। ठीक है, सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 36 की टेबल में 144 कब आता है, 36 की टेबल में 144 4 टाइम्स आता है, करके देखते हैं। सो 36 4 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14। सो 36 144 है, सो 36 1 जा 36 4 जा, सो देयरफॉर k² = 4। ठीक है, सो देयरफॉर स्क्वायर है सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, k ± √4। ठीक है, सो देयरफॉर k ± √4 क्या होता है 2 होता है। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, +2 और -2। ठीक है, सो वैल्यूज ऑफ k क्या होगा +-2। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट जब स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट बनता है सो +- लगता है। ठीक है, स्क्वायर सामने गया तो क्या बन गया +-√। सो आंसर इज k +-2। तो ये सम कैसे हो पाया, जब आपको ये कंडीशन पता थी कि इक्वेशन है इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac = 0 होता है। ये कंडीशन नहीं पता होती तो आप ये सम नहीं कर पाते। सो दिस वॉज योर 6th नंबर। अब क्वेश्चन 7 इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखें। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, x² + 7x + 10 = 0 इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, सो रूट्स मतलब इसकी स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, सिंपली स्प्लिटिंग करो, और भी बहुत मेथड थे बट यहाँ देखो बहुत ही छोटा सा नंबर है, स्प्लिटिंग आराम से हो जाएगी। सो जस्ट डू द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है, फिर ये x के फॉर्म में है, सो एकदम ये एक मिडल टर्म आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो डू क्वेश्चन 7। सो 7th नंबर, x² + 7x + 10 = 0। सो जस्ट डू द स्प्लिटिंग, सिंपल स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। सो स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, 10 के ऐसे दो पार्ट, देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 10 जा 10, 10 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि 7 मिले, 10 का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उसका एडिशन 7 मिले। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे देयरफॉर x² + 10 = 0। सो 10 के ऐसे 5 2 जा 10, सो 5 2 जा, सो देखो 5 + 2 7 हुए और 5 2 जा 10 हुआ। ठीक है, अच्छा अब साइन कैसे लगेगी, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 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 प्लस। ठीक है, सो इस तरह से स्प्लिटिंग की जाती है। अब पेयरिंग बनाएंगे, सो पेयरिंग इस तरह से बनेगी, इसकी और इसकी पेयरिंग बनेगी। सो देयरफॉर x, सो x + 5
+2, यहाँ 2 कॉमन है, सो x + 5 इज इक्वल टू 0। सो दोनों में x + 5 कॉमन है, सो x + 5 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x + 2, ठीक है। सो देयरफॉर x + 5 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो -5 और +2 है तो 2 उधर जाएगा तो -2, ठीक है। सो इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, उसने रूट्स मांगे हैं। सो रूट्स का मतलब यही होता है, सॉल्यूशन बोलते हैं। सो इसने रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो रूट्स आर -5 एंड -2, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इसने पूछा है हमसे। सो क्वेश्चन है हमारा इसका और में ही पूछा है, ठीक है। सो 7 का और पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की कौन सी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। कि ए की कौन सी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किन वैल्यूज़ के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। सो 7 का और करेंगे। सो आपको ए फाइंड करना है, 30ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या बोल रहा है, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। सो यहाँ देखो ए क्या है, देखो इक्वेशन कौन से फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो ए क्या है आपका, ए है 30a, ठीक है, ये पूरा ए है आपका। सो ए है आपका 30a, ठीक है। यहाँ कैपिटल ए भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए लिख लेते हैं, ठीक है। सो ए है आपका 30 है, और b क्या है -6, सो b है -6 और c क्या है 1, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² - 6x हैज़ नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स हैं। सो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं। सो नो रियल रूट्स क्या होता है, सो b² - 4ac < 0 होता है, ठीक है। अगर इक्वेशन एज रियल रूट्स होता है तो >0, नो रियल रूट्स तो <0, और इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स तो इक्वल टू 0, ठीक है। सो b क्या है -6, सो देयरफॉर -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 30a, c क्या है 1 < 0, ठीक है। सो -6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस प्लस, सो 36 -4 3 जा 12, सो 120a < 0, ठीक है। सो देयरफॉर 36 -120a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +120a, सो < 120a, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, a को अकेला बनाएंगे, ठीक है। सो a को अकेला बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सिंपली, सो देयरफॉर आगे सॉल्व करते हैं। सो 36 < 120a है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सो देयरफॉर 36 120 है, नीचे आएगा, सो 120 < a, ठीक है। a इधर है, 120 नीचे आएगा, कट शॉर्ट करो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 0 का 0, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, सो देयरफॉर 3/10 इज < a, सो a क्या होगा, देयरफॉर a इज > 3/10, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, आपको a को अकेला बनाना था। पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन इज नो रियल रूट्स। सो इसका मैंने आपको जो क्वेश्चन है मैंने उसके हिसाब से ही देखें आंसर सॉल्व कराया है। देखें 30ax² है, सपोज अगर यहाँ 30 नहीं अगर 3 होता तो आंसर बहुत ज़्यादा आसान होता हमारे लिए। सो आंसर एक प्रॉपर नंबर आता, पर यहाँ पे आंसर हमारा कुछ ऐसा आया है। सो अब जो है वो है, हमको जैसे क्वेश्चन है हमने वैसा आंसर निकाला है, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन 7। अच्छा, आप क्वेश्चन 8
क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में से है। फिर क्वेश्चन 11 है आपका कंस्ट्रक्शन में से, एंड देन क्वेश्चन 14 भी सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल ऐसे चैप्टर में से है। क्वेश्चन 15 है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। सो मैंने आपके जो इस टोटल एनसीईआरटी में 15 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से अभी हमारे कोर्स में मैंने अभी तक आपको 4 चैप्टर्स नहीं कराए हैं। इन 15 चैप्टर्स में से मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं कराए हैं अभी तक? मैंने आपको 10th नहीं कराया है, 11th कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं कराया है, 13th वॉल्यूम। सो ये 4 चैप्टर अभी भी हमारे करने बाकी हैं। सो जो भी क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आएंगे अभी फ़िलहाल, तो मैं वो क्वेश्चंस कवर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको कराया ही नहीं है, तो आपको क्या समझ आएंगे, ठीक है। सो चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 कंस्ट्रक्शन, दोनों सर्कल्स के चैप्टर्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये चैप्टर मैंने कवर नहीं कराए हैं। सो फिलहाल मैं ये चैप्टर के सॉल्यूशंस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट लीविंग दैम, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर ही नहीं कराए, आपको क्या आएगा उसमें। सो जस्ट लीविंग दिस 8th नंबर। फिर 9th वाला भी वैसा ही है, ठीक है, सर्कल रिलेटेड है, ये भी सर्कल वाला है। सो 9th नंबर भी आई एम लीविंग। देन 10th हमारा ट्रायंगल्स में से, एंड मैंने ट्रायंगल्स कराया है आपको। सो रीड द 10th नंबर। व्हाट इज 10th नंबर? इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल ABC है, D और E पॉइंट्स हैं AB और AC पे, सच दैट DE पैरेलल BC। DE किसके पैरेलल है? BC के। इफ AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 4.5। सो आपको CE फाइंड करना है, ठीक है। सो वी आर जस्ट डूइंग दिस 10th नंबर की, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो BPT से ये आराम से हो जाएगा। अभी 10th नंबर देखते हैं। सो 10th नंबर तो बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। सो देखें यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल ABC है सपोज, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? D and E आर पॉइंट्स ऑन ABAC। सो AB पे D पॉइंट है और E पॉइंट है AC पे, ठीक है। सो DE है, सो सच दैट DE पैरेलल BC। सो DE पैरेलल BC दिया हुआ है। सो DE पैरेलल BC, सो DE पैरेलल BC दिया हुआ है आपको। सो AE क्या है आपका? AE आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो AE है 2 सेंटीमीटर, और फिर आपको AD क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। BD है 4.5 सेंटीमीटर, BD है 4.5, और CE आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो बाय BPT, DE पैरेलल BC है, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो AD क्या है? 3, DB क्या है? 4.5, AE क्या है? 2, और EC आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको EC कैसे मिलेगा? EC या CE जो भी बोलो। सो EC कैसे फाइंड करोगे? सिंपली इसको अकेला बनाओगे। कैसे? ये EC नीचे है, क्या करोगे? इसको यहाँ ले आओ, EC को यहाँ ले आओगे। 2 यहाँ है पहले से ही, 4.5 को इसके पास ले आओ, 4.5 को इसके पास ले आओ, और 3 यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। 3 ऊपर है, सो इसको डिवाइड करो, ठीक है। EC को यहाँ ले गए, 4.5 को ऊपर, 3 को नीचे। सिंपली EC को आप फाइंड करना चाह रहे हो, कैसे फाइंड करोगे? EC देखो यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। 3 नीचे आ गया और 4.5 ऊपर, ठीक है। मतलब जब भी आप इक्वल टू को क्रॉस करते हो तो डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड। सो ये नीचे था तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे था ये ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। सो EC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4.5 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन में 10। सो 45 अपॉन 10, और 3 तो पहले से है ही, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा। सो आंसर क्या आया? ओनली 3। सो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। EC क्या आया आपका? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी
मैंने पहले ही बोला था मेरा ये जो चैप्टर्स बाकी हैं, कंस्ट्रक्शन भी बाकी है, 2 सर्कल्स के चैप्टर मैंने अभी तक नहीं करा है, कंस्ट्रक्शन नहीं करा है और 13 चैप्टर नहीं करा है। सो जो चैप्टर्स बाकी हैं वो मैं चैप्टर यहाँ पे भी सॉल्व नहीं कराऊंगी। सो ये बाकी है। ऑब्वियसली जब चैप्टर्स मैं चला लूँगी तब मैं ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। सो अब हम आपका 12th नंबर देखते हैं। सो 12th नंबर क्या है? 12th आपका ट्रिग्नोमेट्री है एंड हमने वो ऑलरेडी कर लिया है। सो 12th वन इज साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए की जगह अगर 30 डिग्री है सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो अनदर वेरी वेरी इजी सम। सो बी कैसे फाइंड करेंगे? सो जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 30 डिग्री दिया हुआ है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सो वी आर डूइंग द 12th नंबर, ठीक है। सो 12th नंबर के लिए इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सारी। सो साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। सो ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। सो आपको बी फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे? सो किस तरह से होगा? ए 30 डिग्री है, सो सिंपली 30 डिग्री की वैल्यू डाल दो। 30 डिग्री की वैल्यू साइन, सो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। साइन 30 क्या होता है? आप उस टेबल में देखो जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यूज होती हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। सो प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू 1 है। सो 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। सो देयरफॉर कॉस बी 1 में से 1/2 गए, सो 1 में से 1 में से आधा गया तो कितना बचा? आधा ही बचा। सो कॉस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा अब बताओ कॉस कब 1/2 होता है? कॉस कब 1/2 होता है? जब कॉस 60 होता है तो वो 1/2 होता है। देखो 0, अगर आपको वो टेबल याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहली लाइन थी साइन की क्या थी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी उल्टी थी, ठीक है। सो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सो कॉस में 1/2 की वैल्यू कब होती है? सो देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू कॉस में कब आती है? कॉस 60 डिग्री, ठीक है। वो टेबल मैंने आपको अच्छे से याद भी कराई थी, कैसे याद करते हो मैंने आपको तरीका भी बताया था। सो कॉस, और देखो कॉस में ही लिखेंगे। अब आप कहोगे मैम कि 1/2 तो साइन में भी होता है, तो मैं साइन 30 लिख दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कॉस है ना, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ भी कॉस हो। सो मुझे कॉस की मैं देखूंगी कॉस की वैल्यू 1/2 कब आएगी, ठीक है। अब देखो कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 60, तो इसका मतलब देखो कॉस 1 फंक्शन है, सो कॉस कॉस कैंसिल। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। मतलब जो यहाँ हो ना, मुझे उस फंक्शन के हिसाब से, सपोज यहाँ 10 होता तो मुझे यहाँ 10 के हिसाब से आंसर लिखना होता, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये था मेरा 12th नंबर। अब 13th नंबर देखो। 13th नंबर है आपका, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो फाइंड x प्लस वाई। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, फाइंड x प्लस वाई। सो हम 13th नंबर सॉल्व करेंगे। सो 13th नंबर सॉल्व करते हैं। 13th नंबर, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? वो जो फाइंड करना है उसको प्लस कर दो, ठीक है। x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दोनों को प्लस कर दो। सो आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू, x क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y की वैल्यू क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सो 2 कॉमन ले लिया। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 1। सो 2 1 जा 2 प्लस 1। सो 2 प्लस 1 क्या होगा? 3, ठीक है। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई। सो दिस इज योर
क्वेश्चन 13। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ? सो ये आइडेंटिटी है जब हमने चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सो यहाँ इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, 2 1 जा 2। सो दिस इज योर क्वेश्चन 13। ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ देखें, इसके बाद है आपका 14th नंबर। सो 14th नंबर भी सर्कल रिलेटेड चैप्टर है, सो वो भी मैं नहीं करा रही हूँ। 15th इज वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो भी नहीं। ठीक है, 4 चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको नहीं कराए हैं, सो वो 4 मैं नहीं करा रही हूँ। जैसे जैसे मैं चैप्टर कराती जाऊँगी वैसे वैसे मैं कवर करा दूँगी। ठीक है। अच्छा, अब हैं 16th नंबर पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कराया हुआ है। 16th नंबर देखो आप, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ doublet in a throw of a pair of dice. So what do you mean by doublet? So क्वेश्चन 6 है, आप क्वेश्चन 16 है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। सो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आप पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस फेंकोगे तो डबलेट आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी? अब डबलेट का मतलब क्या होता है? सेम पेयर। ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डबलेट की जब आप पेयर ऑफ डाइस फेंकते हो, मतलब 2 डाइस फेंक रहे हो, मतलब 2 डाइस मतलब 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे जब दोनों डाइस को फेंकोगे? सो आपको पता है जो नंबर ऑफ आउटकम्स 6n फॉर्मूला से, क्योंकि 6 होते हैं, 6n कितनी डाइस है? 1 2। सो 6n की जगह 2 डालोगे, 6 का स्क्वायर 6 6 या 36, मतलब 36 आउटकम्स होंगे टोटल। कौन कौन से आउटकम्स होंगे? सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर कौन कौन से हैं? सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है। उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4, क्योंकि पेयर है ना इसीलिए। ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। सो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल कितने हैं? n इज इक्वल टू 36 हैं। टोटल 36 आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी, अब कह रहा है डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डबलेट मतलब दोनों सेम। सो कितना है? देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हैं डबलेट। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36, क्योंकि डबलेट के कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। और ये है 36। सो कट शॉर्ट करेंगे, 6 1 जा 6 6 जा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या होगा? 1/6। ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और में। सो और वाला भी देख लेते हैं। और वाला है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी? व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपकी ब्लैक क्वीन ही आएगी। बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है। सो हम करते हैं इसका आंसर। ठीक है। सो ये कार्ड्स वाला सम है इसका। और सो यहाँ देखो ब्लैक क्वीन की बात हो रही है। ठीक है। सो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। और आपसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। अच्छा, अब यहाँ देखो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? सो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स।
ठीक है, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और उन ब्लैक कार्ड्स में सिर्फ 2 क्वीन होती हैं, ठीक है। सो 2 ब्लैक क्वीन होती हैं। सो मतलब 52 में कितनी ब्लैक क्वीन हुई? ओनली 2। सो 2 हुई आपकी ब्लैक क्वीन। सो आप क्या निकालोगे? 2 ब्लैक क्वीन है आपकी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर कितना है? 52 है। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सो फेवरेबल 2 है, मतलब 2 ब्लैक क्वीन होंगी, ठीक है। 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं, सो 2। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12। सो आंसर क्या होगा? 1/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन 1/26. So with this I am ending this session here. मतलब we will do the second part in the next lecture. We will try to solve more sums of this standard sample question paper. So for now मैंने जो कराया है, just practice them properly, do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.